अध्याय 176 अंत में लोगों को बचाना। आलिया अभी भी गाड़ी चलाने की मुद्रा में बनी हुई थी। उसकी आंखों में अंधेरा ही अंधेरा था। उसके सामने केवल एक कभी न खत्म होने वाली सड़क थी। चाहे वह कितनी भी तेज गाड़ी चलाती या कितना भी समय बीत जाता, सड़क कभी समाप्त होती नहीं लगती थी। सड़क के किनारे भी प्रकाश की एक किरण दिखाई नहीं दे रही थी, खासकर यह जानते हुए कि एक असली भूत किसी भी समय प्रकट हो सकता है। गाड़ी के अंदर बैठी होने पर भी वह डर से घिरी हुई थी। अगर आलिया को ये पता न होता कि रोहित उसे बचाने आ रहा है और आशा की एक किरण अभी भी बाकी है, तो वह अब तक टूट चुकी होती या शायद पागल भी हो गई होती। इतना समय हो गया, तुम्हारा प्रेमी शायद नहीं आने वाला है ना? सहयात्री सीट पर बैठी पीले चेहरे वाली महिला सेल्स प्रतिनिधि हकलाते हुए बोली। वह अभी तक मरी नहीं थी। पिछले हमले के दौरान वह भाग्यशाली रही कि कार ने गति पकड़ी, मानो उसने भूत को झटका दिया हो। उसके बाद उसने दरवाजे कसकर बंद कर दिए और हैंडल को कसकर पकड़े रही, जिससे वह अब तक बची रही। लेकिन सेल्सवुमन की कलाई पर एक हाथ के निशान जैसा नील पड़ा था। यह बाहर से अंदर पहुंचे हाथ ने छोड़ा था। हाथ ठंडा कड़ा था, फिर भी उसमें भयानक ताकत थी। उसने लगभग उसकी कलाई को चल ही दी थी। मुझे कैसे पता होगा? आलिया के चेहरे पर आंसू बह रहे थे। वह पहले ही यहाँ है। वह मुझे बचाएगा या नहीं, मुझे नहीं पता। मुझसे पूछना बंद करो। अगर रोहित नहीं आता है तो हम निश्चित रूप से मर जाएंगे। हम अब बस बैठे रह सकते हैं और इंतजार कर सकते हैं, जितना हो सके जीवित रह सकते हैं। इससे ज्यादा मुझे नहीं पता कि क्या करना है। हालांकि जब वह बोल रही थी, उसका फोन बज उठा। आलिया ने घबराकर उस पर देखा और ये पुष्टि करने के बाद कि रोहित ही कॉल कर रहा था, तुरंत जवाब दिया। गाड़ी का दरवाज़ा खोलो। तुम कहाँ हो? रोहित ने कहा। बकवास बंद करो। मैं तुम्हें दरवाज़ा खोलने के लिए कह रहा हूँ। लेकिन मैं गाड़ी चला रही हूँ और बाहर भूत हैं। मैं डरी हुई हूँ। अभी अभी एक भूत लगभग अंदर आ गया था जब उसने दरवाज़ा खोला। आलिया ने कहा, तुम कहाँ हो? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। ये बेकार की बातें कहना बंद करो, वरना मैं जा रहा हूँ, रोहित ने कहा। नहीं, मैं वही करूँगी जो तुम कहोगे। ठीक है, मैं दरवाज़ा खोल रही हूँ। भयभीत आलिया ने जल्दी से कार का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही दरवाज़ा खुला, अशुभ मोमबत्ती की रोशनी अंदर चमकी, जिससे पता चला कि रोहित मोमबत्ती लिए हुए कार के बाहर खड़ा है। तुम काफ़ी बकवास करती हो, तुम्हें पता है। अगली बार मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बचाने की जहमत नहीं उठानी चाहिए। रोहित, तुम यहाँ कैसे? आलिया की आंखें फैल गईं, लेकिन वह जल्दी ही बहुत खुश हो गई, खुशी से लगभग रोने लगी। ये बहुत अच्छा है कि तुम आ गए। मैं लगभग मर गई थी, क्या तुम्हें पता है? ये कहने के बाद उसने खुद को बाहर फेंका और रोहित को गले लगा लिया। तुम अभी भी गाड़ी चला रही हो? उसके बगल में बैठी महिला सेल्स प्रतिनिधि हैरानी से चिल्ला उठी। लेकिन जब उसने उस पल बाहर फिर से देखा तो स्थिति बदल चुकी थी। उन्हें पता ही नहीं चला कि कार रुक गई थी, और जैसे ही मोमबत्ती की रोशनी से अंधेरा पीछे धकेला गया, ये साफ हो गया कि कार हर समय सड़क के किनारे खड़ी थी, सड़क पर बिल्कुल भी नहीं चल रही थी। भूत ने भ्रमित कर दिया। सेल्सवुमन आतंकित ने महसूस किया कि उसके पैर कमज़ोर पड़ गए हैं और वह लगभग कार में ही गिर पड़ी। क्या उन्होंने शुरुआत से ही कार चालू नहीं की थी? क्या जो कुछ उसने देखा था वह बस एक भ्रम था? ये पूरी तरह से भयावह था। मुझे पता था कि तुम अपना वादा निभाओगे और मुझे बचाने आओगे। तुमने मुझे निराश नहीं किया। मुझे बहुत खुशी है कि तुम यहाँ हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अभिभूत आलिया ने रोहित की गर्दन को गले लगाया और उसे कई बार चूमना चाहा। इतना स्नेह मत दिखाओ। रोहित ने एक हथेली उसके चेहरे पर रखी और सहयात्री सीट पर बैठी महिला की ओर देखा। ये कौन है? सड़क के किनारे से उठा लाए। यह एक कार सेल्सवुमन है। क्या तुमने पिछली बार मुझसे एक कार खरीदने के लिए नहीं कहा था? कुछ कागजी कार्रवाई तुम्हारे द्वारा की जानी थी, इसलिए मैंने खास तौर पर सेल्सवुमन को तुमसे मिलने के लिए लिया था। मैं कैसे जानती कि रास्ते में दुर्घटना हो जाएगी? रोहित को चूमने में असमर्थ, आलिया जोरदार तरीके से उससे चिपक गई, छोड़ने से इनकार कर दिया। उसकी बाहें खोलते हुए रोहित ने पूछा, वह थोड़ी पीली लग रही है। क्या उस पर किसी भूत ने हमला किया था? हाँ, आलिया ने कहा। न मरना ही बड़ी जिंदगी है, रोहित ने अपनी नज़र हटाते हुए कहा, यह आकलन करते हुए कि सेल्सवुमन के साथ कुछ भी गलत नहीं था। पीछे की सीट पर जाओ, मैं चलाऊंगा। अब इस भूतिया क्षेत्र से निकलने का समय आ गया है। हम बहुत देर से यहाँ हैं और अगर हम और देर करते हैं तो वह भूत हमारा पीछा करने आएगा। आखिरकार रोहित आलिया को धक्का देकर दूर करने में कामयाब रहा। आलिया ने नखरे करते हुए कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ बैठना है। बकवास, क्या तुम्हें लगता है कि तुम एक सोफा हो?
अंदर घुसकर बैठ जाओ, समय बर्बाद मत करो, रोहित ने कहा। मैं तुम्हारी गोद में बैठ सकती हूँ। मैं इतनी पतली हूँ, इससे तुम्हारी ड्राइविंग पर असर नहीं पड़ेगा, आलिया ने कहा। रोहित ने कहा, लेकिन तुम मेरे मिजाज पर असर डालोगी। तुम पहले ही मेरे मिजाज को बहुत खराब कर चुकी हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि अगर तुम्हें बचाना न होता तो मैं घूमने के लिए इस बकवास जगह पर आता? हमारे वापस जाने के बाद तुम्हारी ख्वाह आधी कर दी जाएगी और काम दोगुना कर तारांकन दिया जाएगा, तारांकन। उसने इस चिपचिपे व्यक्ति को जबरदस्ती पीछे की सीट पर बिठाया। उसने भूतिया मोमबत्ती बुझा दी और सीधे ड्राइवर की सीट पर बैठकर कार चालू की और स्टीयरिंग व्हील घुमाकर उस जगह से निकलने लगा। हेडलाइट्स चमकीं। उसके बगल में बैठी महिला सेल्स एसोसिएट ने कार की खिड़की के बाहर धीरे धीरे उनकी ओर आते हुए एक शरीर की झलक देखी जो सड़ने लगा था, जिसने उसे चीखने के लिए डरा दिया। बाहर 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 कुछ है। बस एक भूत है, इतना हंगामा क्यों? क्या तुम पहले कभी नहीं मिली हो? इसी तरह चिल्लाती रहो और मैं तुम्हें कार से बाहर फेंक दूंगा, रोहित ने ठंडे चेहरे से कहा, उसे घूरते हुए। महिला सेल्स एसोसिएट कांप उठी और जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। उसे डराओ मत। अगर तुम उसे बाहर फेंक दोगे तो तुम्हारे साथ कागजी कार्रवाई कौन करेगा? आलिया पीछे से खड़ी हो गई, आगे झुकते हुए। उसका चेहरा खुशी से भरा हुआ था क्योंकि उसने रोहित की गर्दन में अपनी बाहें लपेट ली थीं। ठीक से बैठ जाओ, वरना अगली तुम होगी, रोहित ने कहा। आलिया की मुस्कान एक पल के लिए सख्त हुई, इससे पहले कि वह जल्दी से पीछे हट गई और पीछे की सीट पर सीधी बैठ गई। शिक्षक की बात सुनने वाले बच्चे से भी ज्यादा आज्ञाकारी। रोहित को अब रास्ते में उस बहुत परेशान करने वाली सुनीता को ढूंढना था। आज उसने निश्चित रूप से बचाव दल के नेता की भूमिका निभाई थी। अगर वह कुछ लोगों को वापस नहीं लाया तो अरविंद को समझाना आसान नहीं होगा। अगर वह सिर्फ आलिया और महिला सेल्स एसोसिएट के साथ ही निकला तो अरविंद शायद उन्हें देखकर गुस्से से फट पड़ेंगे। पुलिस अधिकार के लिए उसे अच्छा आदमी बने रहना पड़ा। लेकिन जब रोहित उस चौराहे पर गाड़ी चलाकर पहुंचा जहां से वे पहले निकले थे, तो उसने पाया कि न केवल सुनीता बल्कि पिछले बचे हुए लोग भी गायब थे। क्या वे छिपे हुए हैं? रोहित ने चारों ओर नजर डाली और खोजने की जहमत न उठाते हुए पुकारा, 3 मिनट। जो कोई भी 3 मिनट के भीतर यहां आता है वह जीवित जा सकता है, अन्यथा भूतिया क्षेत्र में रहो और मौत का इंतजार करो। उसने पहले ही उन्हें निर्देश दिया था कि वे सुनीता को बचे हुए लोगों को नेतृत्व करने दें ताकि वे उसके लिए पास में इंतजार करें। अगर उन्होंने भागने का फैसला किया तो यह उनकी अपनी गलती थी। रोहित के पास हर व्यक्ति को ढूंढने और बचाने की ऊर्जा नहीं थी। उसने माना कि भूतिया क्षेत्र में अन्य बचे हुए लोग थे, न कि केवल वह समूह जिसे सुनीता ने इकट्ठा किया था, अन्यथा दरवाज़ा खटखटाने वाला भूत इतने लंबे समय तक नहीं जाता। सामान्य परिस्थितियों में वह अब तक उन्हें ढूंढने आ गया होता। आवाज़ तेज नहीं थी, ये शांत गलियों में गूंज रही थी और आसपास छिपा हुआ कोई भी बचा हुआ व्यक्ति इसे जरूर सुन सकता था। जल्द ही सुनीता एक दुकान से बाहर निकली। उसके बाल ऊंची पोनीटेल में बंधे थे, चलते समय एक तरफ से दूसरी तरफ हिल रहे थे, जो उसकी पुलिस की वर्दी के पूरक थे और उसे काफी वीर रूप दे रहे थे, सिवाय इसके कि उसका रंग रूप इतना अच्छा नहीं था। मैंने सोचा था कि तुम बस कह रहे थे कि तुम वापस आओगे, मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम्हारे अंदर वास्तव में हमें बचाने का दिल होगा, उसने कहा। रोहित ने कार की खिड़की खोली, उसकी ओर देखा और कहा, अगर तुम जयपुर शहर में मर जाती तो यहाँ एक और भूत होता और फिर मुझे शायद तुम्हारी गड़बड़ी साफ करनी पड़ती, है ना? तुम जो भी कहो, चूंकि तुम लोगों को बचाने के लिए वापस आने को तैयार थे, इसलिए मुझे आपका धन्यवाद करना चाहिए। न केवल अन्य बचे हुए लोगों के लिए बल्कि अपने लिए भी। सुनीता ने गुस्सा होने के बजाय रोहित के प्रति अपना आभार व्यक्त किया। रोहित एक पल के लिए रुका, फिर शांत ढंग से कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हें कुछ वास्तविकताएं समझ में आ गई हैं। यह अच्छा है। अब सामान्य घटनाएं एक व्यक्ति को पूरी तरह से बड़ा कर सकती हैं और तुम्हारे इस लापरवाह कार्य का कोई लाभ नहीं हुआ है। क्या तुम मुझसे इस तरह उपदेशात्मक लहजे में बात नहीं कर सकते? सुनीता ने कहा। क्या तुम पहले मुझसे वैसे ही बात नहीं कर रही थी? रोहित मुस्कुराया और कहा, लोग हमेशा अनजाने में वही बन जाते हैं जिससे वे सबसे ज्यादा नफरत करते हैं, और फिर भी वे पूरी तरह से अनजान बने रहते हैं। जब वे बात कर रहे थे, सुनीता के पीछे धीरे धीरे और भी बचे हुए लोग दिखाई देने लगे थे। 1 और मिनट, रोहित ने अपने फोन पर घड़ी देखते हुए कहा। सब लोग इकट्ठा हो जाओ, हम जल्द ही यहाँ से निकल पाएंगे, सुनीता ने आदेश दिया, साथ ही पूछते हुए, क्या तुम्हारे पास यहाँ से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? वह मेरा काम है, तुम्हें उसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस इतना जान लो कि मैं तुम सभी को यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ, रोहित ने कहा।
सुनीता ने कुछ देर तक रोहित को घूरा। उसकी क्षमता के लिए उसकी प्रशंसा स्पष्ट थी, भले ही वह उसके चरित्र पर संदेह करती थी। हर भूत नियंत्रक में भूतिया क्षेत्र में इतनी आसानी से साइकिल चलाने की हिम्मत नहीं होती थी। जिसकी जरूरत थी वह साहस नहीं, बल्कि अपनी क्षमताओं में आत्मविश्वास था। क्या आप किसी और अंग्रेजी पाठ का हिंदी में अनुवाद करवाना चाहेंगे? अध्याय 177 कौशिक का आगमन। बस इतने ही लोग हैं, पहले से भी कम लगते हैं। रोहित ने सुनीता के पीछे खड़े 1 दर्जन या उससे अधिक बचे हुए लोगों को देखकर भौहें सिकोड़ लीं। सुनीता ने कहा, बस इतने ही लोग हैं, बाकी बिखर गए होंगे। भूतिया क्षेत्र अजीब है, अक्सर जिस रास्ते पर आप पहले चल चुके होते हैं वह अगला व्यक्ति चलता है तो बदल जाता है, जिससे समूह एक दूसरे से बिछड़ जाते हैं। मैं उसके बारे में कुछ नहीं कर सकती, इसलिए बचे हुए लोगों की संख्या घटती जा रही है। कोई बात नहीं, जब तक तुम जिंदा हो, रोहित ने कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? सुनीता ने पूछा। रोहित ने कहा, अगर एक मार्गदर्शक को भी नहीं बचाया जा सकता तो मैं भी इस मिशन को विफलता ही मानूंगा। हम कितने बचे हुए लोगों को बचा सकते हैं ये भाग्य पर निर्भर करता है, लेकिन कम से कम एक मार्गदर्शक को तो जीवित रहना ही चाहिए। तो मैं तुम्हारे लिए सिर्फ एक सौदा हूं। सुनीता गुस्से और परेशानी में थी। कुछ ऐसा ही है, रोहित ने कहा। तुम्हें गुस्सा होने की जरूरत नहीं है, मूल्यवान होना एक अच्छी बात है। सबसे बुरी बात है बेकार होना। उन्हें देखो। उसने अपनी बात पूरी की और परेशान बचे हुए लोगों की ओर इशारा किया जो बिना किसी तो क्या कारण के इस सब में बह गए थे। निर्दयी, सुनीता ने कहा। रोहित ने ठंडी मुस्कान दिखाई। ये निर्दयता नहीं है, ये चुनाव करने के बारे में है। ठीक वैसे ही जैसे जब मैं असामान्य घटनाओं में शामिल हुआ था, तब भी कोई मुझे बचाने नहीं आया था। मुझे खुद पर निर्भर रहना पड़ा। जानती हो, मैं मुख्यालय में शामिल होने के लिए कभी आकलन क्यों नहीं करवाता? क्योंकि मैं अभी तक पूरे शहर की सुरक्षा का भार उठाने के लिए तैयार नहीं हूं। आखिरकार जिम्मेदारी के साथ जवाबदेही आती है, और फिर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आपको बचाना होता है, चाहे आप चाहें या न चाहें। अगर मैं मार्गदर्शक नहीं बनता तो मुझे वह जिम्मेदारी नहीं लेनी पड़ेगी और मैं थोड़ी अधिक स्वतंत्रता के साथ जीवित रहने का रास्ता खोज सकता हूं। सुनीता ने कहा, तुम्हारे पास क्षमता है तो तुम थोड़ी मदद क्यों नहीं करना चाहते? कुछ और लोगों को बचाने से तुम्हें नुकसान नहीं होगा। एक अरबपति मुझे कुछ लाख क्यों नहीं देता? मुझे कुछ लाख देने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रोहित ने पलटवार किया। सुनीता निःशब्द थी, ये जानते हुए कि वह उससे जीत नहीं सकती। रोहित ने जारी रखा, चूंकि सब लोग यहाँ हैं, अब जाने का समय है। आज के अनुभव को अच्छी तरह से याद रखना, ये तुम्हें जीवित रहने में मदद करेगा। इन लोगों को बचाना भी अरविंद के प्रयासों का हिसाब था। ये यात्रा व्यर्थ नहीं गई, क्योंकि उसे कम से कम वह मिल गया जो वह चाहता था। सौभाग्य से इस बार उसका सामना दरवाज़ा खटखटाने वाले भूत से हुआ, जिससे वह कुछ हद तक परिचित था। अगर कोई और भूत होता तो रोहित को अपने विकल्पों पर गंभीरता से विचार करना पड़ता। वह अज्ञात असामान्य घटना में लापरवाही से घुसने की हिम्मत नहीं करता। हुआंगगांग गांव की घटना एक कठोर सबक थी। रुको, ठहरो, युवा आदमी, रुको। इसी क्षण एक बुजुर्ग महिला रोहित को जाते हुए सुनकर जल्दी से अपना सामान धोकर पास की एक दुकान से बाहर भागी। रोहित ने भौहें उठाईं। वह बची हुई है, सुनीता ने कहा। मैं इस महिला को पहचानती हूँ। रोहित ने अपने हाथ में रखी बंदूक उठाए, उसे खिड़की से बाहर निकाला और उसकी ओर निशाना साधा। तुम क्या कर रहे हो? सुनीता का चेहरा बदल गया। अपने पीछे जो कुछ भी ले जा रही हो उसे गिरा दो, या अगर तुम और करीब आए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। रोहित ने बुजुर्ग महिला को कठोरता से चेतावनी दी। सुनीता ने कहा, वह सिर्फ एक सामान्य इंसान है, इतना उत्तेजित मत हो। वह सामान्य इंसान हो सकती है, ठीक है, लेकिन जो वह ले जा रही है वह नहीं है। रोहित ने कहा। वह अपने पीछे क्या ले जा रही है? सुनीता ने नजर डाली और देखा कि महिला एक बड़ा बैग ले जा रही थी जिसमें आसपास की दुकानों से चोरी किया गया सामान लग रहा था। ये बस कुछ सिगरेट, कपड़े और ऐसा ही सामान है। उसने शायद बस मौका देखकर कुछ चीजें हथियाने की सोची जब उसने किसी को आसपास नहीं देखा। रोहित व्यंग्य से मुस्कुराया, भूतिया क्षेत्र के भीतर सामान बिक्री के लिए है। क्या तुम सच में सोचते हो कि यह जगह एक गली है? मुझे कोई सामान नहीं दिखता। वह स्पष्ट रूप से अपने साथ एक भूत वापस लाए है। उसके आने से यहाँ कोई फिर से मरने वाला है क्या? सुनीता चौंककर चिल्लाई। उसने तुरंत हस्तक्षेप करने की कोशिश की। जल्दी से जो कुछ भी तुम्हारी पीठ पर है उसे फेंक दो, अभी करो। बुजुर्ग महिला दौड़ते हुए अपनी पीठ पर रखे सामान की रक्षा कर रही थी। उसने खतरा मोल लेकर उन्हें पास की एक दुकान से लिया था और उन्हें फेंकने से कतरा रही थी। तुमने जाने से पहले मुझे बुलाया भी नहीं। ये तो बहुत ज्यादा है।
ये चीज़ें कोई बाधा नहीं हैं, ये तुम्हें नहीं रोकेंगी, उसने विरोध किया। अगर वह सड़क पर उस रेखा को पार करने के बाद अपना सामान नहीं गिराती है तो मैं गोली चला दूंगा, रोहित ने घोषणा की। सुनीता गुस्से और चिंतित दोनों थी। आदेशों का पालन करो और अपना सामान गिरा दो, नहीं तो वह गोली मार देगा। तुम शहर के अधिकारी हो, तुम मुझ जैसे आम आदमी पर गोली कैसे चला सकते हो? मुझे डराना बंद करो। चलो चलते हैं, मैं तुम्हारे साथ आ गई हूँ, बूढ़ी महिला ने आत्मविश्वास से कहा, रोहित और दूसरों को जल्दी करने के लिए उत्साहित करते हुए। रोहित को लगा कि कोई और विकल्प नहीं है और उसने अपने हाथ में बंदूक उठाई। लेकिन ठीक उसी पल बूढ़ी महिला अचानक चीखी। उसका शरीर जमीन से हवा में उड़ गया क्योंकि वह अचानक कहीं से प्रकट हुई एक रस्सी से फंस गई, जो कसकर उसकी गर्दन के चारों ओर लिपट गई और उसे पास के एक स्ट्रीट लाइट से लटका दिया। उसका शरीर हवा में हिंसक रूप से संघर्ष कर रहा था, उसका बूढ़ा चेहरा लाल हो गया क्योंकि उसका दम घुटने वाला था। क्या हो रहा है? सुनीता हैरान थी। क्या तुम रोहित हो? अगले ही पल दुपट्टा पहने और सिगार चबाते हुए एक आदमी आसपास की एक दुकान से लापरवाही से बाहर निकला। भूतिया क्षेत्र में यहाँ भूत स्वामी हैं। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं क्योंकि वह तुरंत सतर्क हो गया। मुझे अपना परिचय देने दो। मेरा नाम कौशिक है। हालांकि हम एक ही जिले से हैं, मेरा मानना है कि यह हमारी पहली मुलाकात है। मैंने बदनाम भूत आंख वाले रोहित के बारे में बहुत कुछ सुना है और आज मैं देखता हूं कि युवाओं में वास्तव में विलक्षणता का एक स्पर्श है। प्रभावशाली प्रभावशाली, कौशिक ने अपने सिगार से धुआं फूंकते हुए कहा और ताली बजाते हुए करीब आया। कौशिक, ये नाम सुनकर रोहित को परिचित होने का एहसास हुआ। जब उसने अपनी मनोरंजन क्लब में मुसीबत खड़ी की थी तो राष्ट्रपति रमाकांत, बचे हुए शेयरधारक, ने उसे बताया था कि उपेंद्र गुप्ता का रोज बार के कौशिक से संबंध था। क्या ये वही व्यक्ति हो सकता है? ऐसा लगता है कि तुम इस असामान्य घटना में फंसने के लिए काफी बदकिस्मत हो, रोहित ने टिप्पणी की। उसकी नज़र सूक्ष्मता से बदल गई। ऐसा लगा कि असामान्य घटना रोज बार से उत्पन्न हुई थी। क्या वह मितेश की फोन सूची में से व्यक्तियों में से एक हो सकता है? काफी बदकिस्मत इंडीड। किसने सोचा होगा कि ऊपर से आपदा आएगी और ऐसी असामान्य घटना मेरी अपनी दुकान में हो जाएगी? कौशिक ने अपने सिगार से एक कश लिया और धुएं का छल्ला उड़ाया। उस बूढ़े भूत के चंगुल से बचना आसान नहीं है, रोहित ने कहा। तुम सिर्फ अस्थायी रूप से बचे हो, मैं जानता हूं, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम मेरी मदद कर सकते हो, उसने कहा। क्या मदद? कौशिक ने जवाब दिया, मुझे सवारी दो, मुझे यहां से दूर ले जाओ। मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? रोहित ने पूछा। हालांकि उसे सुनीता परेशान करने वाली लगी, लेकिन उनके बीच कोई गहरी नफरत नहीं थी। उसकी मदद करना सहनीय था, लेकिन इस कौशिक की छायादार प्रतिष्ठा थी। यह स्पष्ट था कि वह दोस्त था या दुश्मन। वह किसी ऐसे व्यक्ति को बचाने के लिए वापस कैसे जा सकता था जो शायद दुश्मन हो? कौशिक ने जवाब दिया, कोई क्यों नहीं है। तुम मेरी मदद करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, यह एक निष्पक्ष सौदा है। क्या तुम मेरी सद्भावना को स्वीकार नहीं करना चाहते? तुम्हारे पास इस जगह को छोड़ने की क्षमता है, एक और व्यक्ति बोझ नहीं होगा, है ना? क्या आप कौशिक और रोहित के बीच इस अप्रत्याशित मुठभेड़ के बारे में अधिक जानकारी चाहते हैं, या आप कोई अन्य अंग्रेजी पाठ हिंदी में अनुवाद करवाना चाहेंगे? अध्याय 178 भूत रस्सी। रोहित ने इस कौशिक को आंका। वह बूढ़ा नहीं था, 30 का भी नहीं, और हालांकि सिगार और दुपट्टे से सजी उसकी असमान गैंगस्टर जैसी पोशाक बेसुरी लग रही थी, वह परिपक्वता और स्थिरता का भाव रखता था। ये स्पष्ट था कि कौशिक ने भी असामान्य घटनाओं के अपने हिस्से से निपटा था। उसका मिजाज और बुद्धि जीवन और मृत्यु के अनुभवों से निखरी थी। स्ट्रीट लैंप से लटकती संघर्षरत महिला को देखकर, जिसकी सांस धीरे धीरे खत्म हो रही थी, वह भौहें सिकोड़ने से खुद को रोक नहीं पाया। क्या बात है? क्या तुम भी अभी उसे मारना नहीं चाहते थे? मैंने तुम्हारा एहसान किया है, तुम्हारी एक गोली बचा ली है, यह एक अच्छी बात होनी चाहिए, है ना? या तुम मुझ पर दोष लगा रहे हो? कौशिक ने रोहित की नज़र को भांप लिया और तुरंत बोला। रोहित ने कहा, नहीं, बस मेरे दिमाग में कुछ आया। रोनी और उसके 3 लोगों के परिवार की मौत इससे बहुत मिलती जुलती है। उन्हें फांसी दी गई और मरने के लिए छोड़ दिया गया। उनके शव 2 या 3 दिन तक विला में छोड़ दिए गए थे, पहले से ही कीड़ों से भरे हुए। क्या ये तुमने किया? अपनी गलती का एहसास होने पर कौशिक की आंखें झपक गईं। उसने ऐसे विवरण को नज़रअंदाज कर दिया था। जीवन में रोनी और रोहित साथी थे, संयुक्त रूप से असामान्य घटनाओं से निपटते थे और एक दूसरे के साथ सहयोग किया था, उन्हें दोस्त भी माना जा सकता था। बिना किसी जवाब के रोहित की आंखें सख्त हो गईं। तो ये तुम ही थे जिसने ये किया? ये वास्तव में निर्मम है, गवाहों को खत्म करना, एक भी जीवित को नहीं छोड़ना।
कौशिक का चेहरा रंग बदल गया। फिर उसने कहा, मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। किसी ने मुझे ऐसा करने के लिए मजबूर किया। यह मेरा इरादा नहीं था। अगर तुम परेशानी ढूंढ रहे हो तो तुम्हें अंकुश के पीछे जाना चाहिए। वह है जिसने मुझे ऐसा करने के लिए कहा। मुझे शुरुआत में इसके बारे में पता नहीं था, लेकिन तुमने फिर भी किया, है ना? रोहित ने ठंडी मुस्कान दी। तुम सारी जिम्मेदारी अंकुश पर डालना चाहते हो। क्या तुम ईमानदारी से कह सकते हो कि अंकुश ने तुम्हें ऐसा करने के लिए सहमत होने के लिए कोई लाभ का वादा नहीं किया था? वह एक अलग मामला है। मुझे भी अंकुश ने खेला था। वह रोनी से छुटकारा पाने के लिए मेरी मध्यस्थ स्थिति का उपयोग करना चाहता था, अब किंग मनोरंजन क्लब पर संदेह डालने और तुम्हें और उपेंद्र गुप्ता को मरने के लिए लड़ने की उम्मीद कर रहा था। ठीक इससे पहले कि अब सामान्य घटना सामने आए, उसने मुझसे संपर्क किया और तुम्हारे खिलाफ उपेंद्र गुप्ता के साथ हाथ मिलाने के लिए कहा। दुर्भाग्य से चीजें बाधित हो गईं, लेकिन अब अंकुश को मर जाना चाहिए और मेरे पास उसके लिए काम करने का कोई कारण नहीं है। अगर तुम मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हारी उपेंद्र गुप्ता से निपटने में मदद कर सकता हूँ। रोहित ने कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत भोले हो रहे हो? तुमने रोनी का ध्यान रखा और मेरे खिलाफ अंकुश के साथ साजिश रची। अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें बचाऊं। मुझे बचाना तुम्हारे लिए बुरा नहीं होगा। अब किंग मनोरंजन क्लब के लोग जल्द ही तुम्हारे पीछे होंगे। मदद के बिना तुम उपेंद्र गुप्ता के हाथों मर सकते हो। हालांकि तुम्हारी वजह से उनके कई भूत नियंत्रक मर गए हैं, फिर भी एक विशेष रूप से दुर्जय विरोधी है, पावन कुमार नामक एक आदमी जो 2 भूतों को कमांड करता है। उसके खिलाफ तुम्हारी संभावनाएं अच्छी नहीं हैं। तो अच्छी नहीं का मतलब है कि वे मुझे नीचे ले जाने के बारे में 100% भी निश्चित नहीं हैं। इसलिए अंकुश ने तुम्हारे साथ सहयोग मांगा ताकि तुम सब मिलकर मुझे खत्म कर सको। रोहित की आंखें सिकुड़ गईं, उनमें खतरे का संकेत था। अंकुश वास्तव में शैतानी रूप से चालाक था, ऐसी जहरीली योजना बना रहा था। सही, यही योजना थी। लेकिन अब एक बदलाव आया है। मेरा उपेंद्र गुप्ता की मदद करने का कोई इरादा नहीं है। अगर तुम बस मुझे यहाँ से बाहर निकालते हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कौशिक ने अपने सिगार को फूंका और ईमानदारी से कहा, अब किंग मनोरंजन क्लब से निपटने के बाद और अंकुश की मौत के साथ अगला जासूस निश्चित रूप से तुम होगे। फिर जयपुर शहर में तुम ही सब कुछ संभालोगे। वह तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। आखिरकार यह एक जीत जीत की स्थिति है। रोहित ने कहा, मुझे डर है कि यह तुम्हारे लिए भी जीत जीत है ना? जीवित रहना, उनके हेरफेर से छुटकारा पाना और मेरे तुम्हारे खिलाफ किसी भी दुश्मनी को भंग करना। पारस्परिक लाभ हम जैसे लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। जीवित रहना ही मायने रखता है, बाकी सब तुच्छ है। कौशिक ने कहा, इसके अलावा किस अब सामान्य घटना में हताहत नहीं होते हैं? आज यहाँ सैकड़ों मरते हैं, कल वहाँ दर्जनों, हर पल विश्व स्तर पर मृत्यु होती है। ये सच है कि मैंने रोनी और उसके परिवार को मारा, लेकिन तुम्हारे लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अंकुश मुझे इस गड़बड़ी में घसीटने के लिए मारना चाहता था। अब जब ये खुले में है, तुम्हारी तरफ से एक साधारण सहमति और सब कुछ यहाँ रुक जाता है। रोहित ने इस बिंदु पर कार का दरवाज़ा खोला और बाहर निकला। अगर मेरा मन नहीं है तो? कौशिक हक्का बक्का रह गया और फिर गहराई से भौहें सिकोड़ लीं। उसने सोचा था कि उसका तर्क रोहित को समझा लेगा। आखिरकार दोनों के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं हुआ था। वह समझ नहीं पाया कि रोहित सहमत क्यों नहीं होगा। अगर तुम इनकार करते हो तो मेरे पास जाने के अन्य तरीके हैं। इसमें बस ज़्यादा लागत आएगी, लेकिन एक बार जब मैं बाहर हो गया तो मैं निश्चित रूप से उपेंद्र गुप्ता के साथ हाथ मिला लूँगा। वह तुम्हारे लिए भयानक खबर है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम सोच लोगे। इसके अलावा अगर हम यहाँ परेशानी खड़ी करते हैं और एक दुर्घटना एक भयंकर भूत के पुनर्जीवन की ओर ले जाती है तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं होगा, कौशिक ने कहा। हालांकि भूत नियंत्रकों के बीच संघर्ष दुर्लभ नहीं थे, उन्हें मौत के घाट लड़ना असामान्य था। वह अंकुश के साथ अंत तक संघर्ष नहीं करना चाहता था और इसीलिए उसने उसकी शर्तों पर सहमत व्यक्त की थी। वह रोहित के साथ भी विवाद नहीं चाहता था, इसलिए उसने मेल मिलाप की कोशिश की। अगर वे लड़े तो दोनों हारेंगे। आखिरकार भयंकर भूतों की शक्ति का उपयोग करने का मतलब था अपने स्वयं के जीवन को निकालना, यहाँ तक कि रोहित के लिए भी, जो 2 भूतों को कमांड करता था। तुम अच्छी बातें करते हो, लेकिन आखिरी चीज जो मुझे करना पसंद है वह समझदारी की बातें करना है, रोहित ने कहा। तुमने रोनी के परिवार को मारा और मेरे खिलाफ अंकुश के साथ साजिश रची। अगर भूत दरवाज़ा खटखटाने वाली घटना तुम्हें इसमें नहीं घसीटती तो मैं कैसे या क्यों समझे बिना मर जाता। तो तुम क्या करना चाहते हो?
कौशिक अधिक सतर्क हो गया, उसने आगे बढ़ना बंद कर दिया और रोहित की भूतिया नज़र और उसके पैरों में घने स्याही जैसी छाया पर करीब से नज़र रखी। वह रोहित के बारे में कुछ जानकारी जानता था। उस पर दो भूतों के बारे में वह कुछ जानता था, लेकिन ज्यादा नहीं। बेशक इस मौके को लेना और तुम्हें एक ही झटके में खत्म कर देना, तुम्हारी मौत के बाद उपेंद्र गुप्ता के साथ स्थिति अब चिंता का विषय नहीं रहेगी। अगर हम वास्तव में पूरी तरह से भिड़ गए तो हम बराबर होंगे, लेकिन अगर तुम समीकरण का हिस्सा थे तो मुझे वास्तव में चिंता होगी। इसके अलावा अब मेरे पास मेरी तरफ से एक सहायक है। रोहित ने सुनीता पर नजर डाली। सुनीता का रंग रूप बदल गया। हालांकि मुझे जयपुर शहर की स्थिति का पता नहीं है, लेकिन वह सही कह रहा है, इस समय हंगामा करना अच्छा नहीं है। हम अभी भी भूतिया क्षेत्र में हैं और वह भूत किसी भी पल प्रकट हो सकता है। क्या तुम मदद करने को तैयार हो या नहीं? रोहित ने पूछा। अगर वह नहीं मरता है तो मैं भूतिया क्षेत्र नहीं छोड़ूंगी। धमकी। यह इन बचे हुए लोगों के जीवन का लाभ उठाने वाला एक स्पष्ट खतरा था। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। सुनीता के पास सहमत होने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि वह अनिच्छुक थी, वह स्पष्ट रूप से देख सकती थी कि कौशिक नामक ये भूत नियंत्रक एक कानून तोड़ने वाला हत्यारा था। रोहित ठंडा खून वाला था, लेकिन यह आदमी और भी क्रूर था। बहुत अच्छा, रोहित ने सिर हिलाया। अब कौशिक का चेहरा बदल गया। उसे अकेले रोहित का सामना करने में भी आत्मविश्वास नहीं था, एक और आपराधिक पुलिसकर्मी का सामना करना तो दूर की बात थी। चलो चलते हैं टिल्डा। बिना सोचे समझे वह तुरंत मुड़ा और भाग गया। उसे भागना ही था, नहीं तो निश्चित मृत्यु थी। ये दोनों मिलकर उसके लिए उस बूढ़े भूत से भी बड़ा खतरा थे। कम से कम बूढ़ा भूत उसका पीछा करने पर आमादा नहीं होता, जबकि रोहित उसे मारने के लिए दृढ़ लग रहा था। अब छोड़ने की सोच रहे हो? बहुत देर हो चुकी है। रोहित ने अपना हाथ उठाया और एक गोली चलाई। बैंग टिल्डा। इतनी कम दूरी पर किसी व्यक्ति को मारना मुश्किल नहीं था। कौशिक ने तुरंत एक दबी हुई कराह निकाली और जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल ये चीज भूत नियंत्रकों के खिलाफ काफी प्रभावी थी, लेकिन ये सोचना कि एक विशेष रूप से बनी बंदूक एक भूत नियंत्रक को मार सकती है, रोहित को अभी भी थोड़ा अवास्तविक लगा। रोहित। जमीन पर भयंकर नजर के साथ लेटे हुए कौशिक ने उसे संबोधित किया, तुमने पहले हमला किया। अगर तुम नहीं चाहते कि मैं जीवित रहूं तो चलो एक साथ मरते हैं। जैसे ही उसके गले के चारों ओर का दुपट्टा खुल गया, उसके गले के चारों ओर एक पुरानी भान की रस्सी दिखाई दी। ये भान की रस्सी उसके पूरे गले के चारों ओर एक मृत गांठ में बंधी हुई थी, इसे कसकर संकुचित कर रही थी, जैसे एक छलनी। सामान्य तौर पर ऐसे संकुचन से किसी की गर्दन टूट जानी चाहिए थी और व्यक्ति को मर जाना चाहिए था, लेकिन कौशिक अभी भी बहुत जिंदा था। भूत रस्सी कौशिक। जो लोग उसकी पृष्ठभूमि जानते थे वे उसे इसी नाम से पुकारते थे। ऐसा लग रहा है तुम एक भूतिया पुनरुत्थान से दूर नहीं हो। यह एकदम सही है। मैं आज तुम्हारा ध्यान रखूंगा ताकि जब तुम मर जाओ तो तुम एक और असामान्य घटना को न भड़का सको, रोहित ने निडरता से कहा, उसकी ओर साहसिक कदम बढ़ाते हुए। भोले, सोचते हो कि तुम जो चाहो वह कर सकते हो सिर्फ इसलिए कि तुम दो भूतों को नियंत्रित कर रहे हो। जैसे ही कौशिक ने बात की, उसकी गर्दन के चारों ओर भान की रस्सी और भी कस गई और उसकी गर्दन की हड्डियों के चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी। एक पल में उसका चेहरा लाल हो गया, एक दर्दनाक दर्द उसके भीतर बढ़ रहा था। और तभी रोहित अचानक अपने रास्ते पर रुक गया। उसे अपनी गर्दन पर एक ठंडी सनसनी महसूस हुई। सुनीता का सहयोग, कौशिक की भूत रस्सी की क्षमताएं और रोहित को अपनी गर्दन पर महसूस हुई ठंडी सनसनी इस अप्रत्याशित संघर्ष को किस ओर ले जाएगी। अध्याय 179 कौशिक की मृत्यु। अब सामान्य घटनाओं से जीवित बचे हुए भूत भगाने वाले शायद ही कभी सामान्य चरित्र होते हैं। रोहित ने न तो कौशिक को कम समझा और न ही उसे तुच्छ जाना, अन्यथा वह सुनीता को मदद के लिए मजबूर नहीं करता। ठीक वैसे ही जैसे कौशिक की गर्दन के चारों ओर पुरानी भान की रस्सी एक बार फिर अजीब तरह से ऐंठी और कस गई, जिससे उसे असहनीय दर्द हुआ। रोहित को लगा कि कुछ बहुत गलत है। यह एक दुष्ट भूत की शक्ति के उपयोग का प्रभाव था। उस क्षण उसे अचानक अपनी गर्दन पर एक कंपकंपाती ठंडक महसूस हुई, ऐसी ठंडक जिसने एक पल में उसके रोम छिद्रों को सिकोड़ दिया और बालों को खड़ा कर दिया। लगभग अचेतन रूप से रोहित की भूत आंख भड़क उठी। उसके शरीर पर ज्यादा भूत आंखें नहीं बची थीं। भूत छाया के साथ 5 आंखें बची थीं। वर्तमान में उसके सिर के आगे और पीछे केवल 2 भूत आंखें थीं। इस क्षण दोनों भूत आंखें एक साथ खुली, एक आगे देख रही थी और दूसरी पीछे। लेकिन किसी भी दिशा में कुछ भी असामान्य नहीं था। रोहित,
सावधान, सुनीता अचानक चिल्ला उठी जैसे उसने कुछ खतरनाक देखा हो। अगले ही पल रोहित को अपनी गर्दन पर एक भयानक बल महसूस हुआ, सांस रुकने और चक्कर आने की एक तीव्र अनुभूति उस पर छा गई। उसने नीचे देखा, किसी तरह एक घास की रस्सी उसकी गर्दन के चारों ओर आ गई थी, जिसके दोनों सिरे हवा में लटक रहे थे जैसे अदृश्य हाथ उसे जोर से खींच रहे हों, उसे जिंदा गला घोंटने का इरादा हो। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया भी कर पाता, एक ठंडी सुन्नता ने उसकी गर्दन पर कब्जा कर लिया जैसे उसकी सभी इंद्रियां चली गई हों। यह एक सुखद एहसास नहीं है ना रोहित? कौशिक धीरे धीरे खड़ा हुआ, सिर हिलाते हुए। भूत रस्सी से बंधे हुए एक दुष्ट भूत भी मुक्त नहीं हो सकता। दो भूतों पर तुम्हारा नियंत्रण केवल दुष्ट भूत के पुनरुत्थान में देरी कर पाया है। जब जीवन रक्षा की लड़ाई की बात आती है तो एक भूत या दो हत्या कर रहे हों, इसमें ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि आज तुम्हारा गला घोंटकर मारना उचित है, क्योंकि मैं तुम्हें अब और बाहर निकालने के लिए भरोसा नहीं कर सकता। रोहित गला घोंटे जाने के कारण बोल नहीं पा रहा था, उसे ऑक्सीजन की कमी महसूस होने लगी थी। अगर यह जारी रहा तो उसे 5 सेकंड से भी कम समय में गला घोंटकर मार दिया जाएगा। हालांकि उस क्षण उसकी गर्दन पर एक दरार खुल गई और उसका मांस बेरहमी से फट गया। दो गहरे लाल भूत आंखें फटकर निकलीं, एक लाल चमक उत्सर्जित करती हुई। लाल रोशनी के नीचे कसती हुई घास की रस्सी धीरे धीरे ढीली होने लगी। इस घटनाक्रम से कौशिक हक्का बक्का रह गया। खांसी, खांसी, खांसी। रोहित दर्द से खांसा और महसूस किया कि उसकी गर्दन में कुछ सनसनी वापस आ रही है। मुश्किल से सांस ले पा रहा था। क्या वह भूत आंखें हैं? कौशिक ने तुरंत रोहित की गर्दन पर अजीब आंखें देखीं। ये भूत रस्सी का विरोध करने वाली भूत आंखों की शक्ति थी। क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार सकते हो? तुम बहुत भोले हो। रोहित ने अपना सिर उठाया, उसकी आंखें भीड़ के कारण कुछ भयंकर दिख रही थीं। दरअसल यह एक अघुलनशील क्षमता है, बिना किसी संकेत के। वह बल जिसने अभी मुझे गला घोंटने की कोशिश की, जरूर एक भूत रहा होगा, एक जो इस रस्सी में रहता है, अदृश्य, बिना भौतिक रूप के। लेकिन तुम्हारी क्षमता सीमित है, तुम बस इतना ही कर सकते हो। आखिरकार ये सिर्फ एक भूत है। क्या ऐसा है? मुझे विश्वास नहीं है। कौशिक की आंखों में पागलपन का एक संकेत सामने आया। चलो देखते हैं कि पहले कौन मरता है। जैसे ही उसके शब्द गिरे, उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी फिर से कस गई। चटक चटक टिल्ड। रोहित अपनी गर्दन की हड्डियों के टूटने की आवाज भी सुन सकता था, और साथ ही उसने स्पष्ट रूप से महसूस किया कि उसकी गर्दन के चारों ओर घास की रस्सी लगातार सिकुड़ रही है। दो भूत आंखें रस्सी के अजीब गला घोंटने का सामना नहीं कर सकीं। अपने जीवन को दांव पर लगाकर लड़ रहे हो। उसकी नज़र बर्फीली हो गई। दुष्ट भूत के पुनर्जीवित होने से पहले मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। भोले, उसने भूत रस्सी का उपयोग करने के परिणाम का पता लगा लिया था। ये कौशिक की अपनी गर्दन के चारों ओर कसती रही, अनिवार्य रूप से उसे एक दिन गला घोंटकर मार देगी। लेकिन कौशिक ने पहले ही दुष्ट भूत की शक्ति का कई बार उपयोग किया था, और उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी अपनी सीमा के करीब थी। ऐसा कार्य मौत को करीब लाएगा। रोहित चीजों को कौशिक की इच्छा के अनुसार नहीं होने देगा। जैसे ही रस्सी एक बार फिर कस गई, उसके पीछे एक गहरी काली छाया खड़ी हो गई। यह ऐसा था जैसे कोई व्यक्ति छाया में छिपा हो, सिवाय इसके कि इस व्यक्ति की एक गर्दन थी, लेकिन कोई सिर नहीं था। सिरविहीन भूत छाया, ये रोहित द्वारा नियंत्रित दूसरा भूत था। इस क्षण जैसे ही सिरविहीन भूत छाया उठी, उसके हाथ जो अंधेरे से घनीभूत होते प्रतीत होते थे, उसकी गर्दन तक पहुंचे, घास की रस्सी को पकड़ा, फिर उसे नीचे खींचना शुरू कर दिया, धीरे धीरे। अजीब ताकत जो उसकी गर्दन के चारों ओर कस रही थी, सिरविहीन भूत छाया की शक्ति का मुकाबला नहीं कर सकी और तेजी से ढीली होने लगी। नहीं, यह असंभव है। कौशिक की आंखें फैल गईं क्योंकि उसने रोहित की गर्दन के चारों ओर रस्सी को धीरे धीरे ढीला होते देखा। इसमें कुछ भी असंभव नहीं है। दो भूतों पर मेरी शक्ति तुम्हारे एक भूत का विरोध कर रही है। अगर मैं हार गया तो मेरे दो भूतों को नियंत्रित करने का क्या मतलब होगा? रोहित ने कहा। इस क्षण कौशिक का रंग गहरा लाल हो गया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी गर्दन टूटने वाली है। दुष्ट भूत की शक्ति उस पर उल्टी पड़ रही थी। चूंकि मैं तुम्हें हरा नहीं सकता, तो चलो एक साथ मरते हैं। भले ही मैं दुष्ट भूत के पुनरुत्थान के कारण मर जाऊं, तुम्हें भी आसानी नहीं होगी, कौशिक ने हताश अवज्ञा की भावना के साथ कहा। उसके पास कोई रास्ता नहीं था। रोहित उसे जाने नहीं दे रहा था, उसे यह करना ही था। अगले ही पल
रोहित ने कौशिक की त्वचा को धीरे धीरे पीला होते देखा, एक रक्तहीन शव की तरह। उसके पैर धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ गए और आखिरकार वह हवा में लटक रहा था। हालांकि वह अभी भी संघर्ष कर रहा था, ये स्पष्ट था कि उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी उसे गला घोंटकर मारने वाली थी। एक मजबूत पूर्वज्ञान था, जैसे ही उसका गला घोंटा जाएगा कौशिक को बदल दिया जाएगा और एक भूत के लिए प्रतिस्थापन बन जाएगा। इस बीच रोहित ने यह भी महसूस किया कि उसके पीछे की भूत छाया उसकी गर्दन के चारों ओर रस्सी को पकड़ने के लिए संघर्ष कर रही थी। अगर कौशिक को भूत ने मार डाला तो यह बहुत संभावना थी कि वह भी उसके साथ मर जाएगा। रोहित ने हिलने की कोशिश की लेकिन पाया कि उसके मूवमेंट भी बंधे हुए लगते थे, उसका शरीर जगह पर अकड़ गया था, हिलने में असमर्थ था। इस क्षण भूत रस्सी को नियंत्रित करने वाला कौशिक नहीं है, बल्कि वह भूत है। क्या ये दुष्ट भूत के पुनरुत्थान के दौरान मेरे साथ मौत तक लड़ने का इरादा रखता है, मुझे अपने साथ नीचे खींचने के लिए? वह तुरंत कौशिक के इरादे को समझ गया। ये स्पष्ट था कि वह अपने अंतिम क्षणों में किसी को अपने साथ ले जाने की तलाश कर रहा था। खुद रोहित से निपटने में असमर्थ, उसने पुनर्जीवित दुष्ट भूत के हाथों मरने का चुनाव किया था। एक असली भूत को रोहित का सामना करने दिया, क्योंकि भले ही रोहित दो भूतों को नियंत्रित करता हो, वह बिना किसी प्रतिबंध के पूरी तरह से मुक्त हुए एक पुनर्जीवित भूत का मुकाबला नहीं कर सकता था। ये निश्चित रूप से एक पागल फिर भी बहुत प्रभावी तरीका था। सुनीता, उसे अभी मार डालो वरना हम सब यहाँ मर जाएंगे, रोहित ने तुरंत कहा। उसने मौत तक लड़ना नहीं चुना, बल्कि इसके बजाय सुनीता की मदद मांगी, क्योंकि उसे पुनर्जीवित हो रहे एक भूत के खिलाफ दुष्ट भूत की शक्ति का अत्यधिक उपयोग करने की कोई जरूरत नहीं थी। ठीक है, सुनीता कुछ निर्णायक थी, तुरंत अपने लंबे काले बाल खोल दिए, अपने सिर के पीछे एक पीला उभलंगी भूत मुख प्रकट किया। भूत मुख मुस्कुराया, भयानक और अशुभ। गिगल गिगल टिल्ड। भूत मुख ने अपना मुंह खोला और कौशिक की ओर एक अजीब हंसी निकाली, जो गला घोंटे जाने के करीब था। अगले ही पल कौशिक, जिसकी गर्दन नीचे लटक रही थी, अचानक अपना सिर उठाया और हंसी के साथ भूतमुख को वापस मुस्कुराया। उस हंसी के बाद उसने तुरंत सांस लेना बंद कर दिया। कौशिक अब सांस के बिना, उसका रंग जम गया था, अभी भी वह मुस्कान बनाए हुए था, भूतमुख के समान एक अजीब अभिव्यक्ति, भयानक और अशुभ दोनों। हमने कर दिया, वह मर गया। सुनीता घूम गई, भूतमुख को अपने बालों से ढक दिया और एक बार फिर इसे पोनीटेल में बांध लिया। बेशक वह मर जाएगा, दुष्ट भूत की पूरी शक्ति मुझ पर दबाव डाल रही थी, इस क्षण उसे मारना बहुत आसान था। रोहित ने अपनी गर्दन पर दबाव को थोड़ा ढीला होते हुए महसूस किया। भूत छाया अचानक जोर से खींची, भूत रस्सी उसकी गर्दन से फिसल गई और जमीन पर गिर गई, लेकिन यह एक पल में बिना किसी निशान के गायब हो गई। और कौशिक अभी भी अपने चेहरे पर उस कठोर मुस्कान के साथ हवा में अजीब तरह से लटक रहा था। रस्सी का दूसरा सिरा पास के स्ट्रीट लाइट से बंधा हुआ था, उसका शरीर धीरे धीरे हिल रहा था, ऐसा लग रहा था जैसे वह फांसी से मर गया हो। हालांकि अगले ही पल आटिल्ड चीखें पीछे से आईं, जहां बचे हुए लोग कार के पास इकट्ठा थे। एक जीवित व्यक्ति अचानक घास से बनी एक रस्सी से बंध गया, जो जमीन से ऊपर उठी और उन्हें हवा में लटकता छोड़ दिया। क्या? सुनीता जल्दी से मुड़ी और देखा, लेकिन उसने ऊपर अंधेरे आसमान से लटकती हुई अनगिनत घास की रस्सियां देखीं, प्रत्येक में ऊपर एक फंदा था, हवा में झूल रहा था। जब भी वे किसी व्यक्ति को छूते, वे कसकर व्यक्ति की गर्दन के चारों ओर बंध जाते, जैसे वे चिपचिपी हों, उन्हें जमीन से ऊपर उठाती हुई। बस एक संक्षिप्त क्षण में 4 या 5 बचे हुए लोग भूत रस्सी से उलझ गए और हवा में दर्द से संघर्ष करने लगे। और जैसे जैसे समय बीता, पूरी गली में रस्सियां लटक गईं, धीरे धीरे झूल रही थीं, एक नज़र में अंतहीन लग रही थीं। उन रस्सियों में से हर एक जीवन की तलाश करने वाले दुष्ट भूत की तरह थी, शहर में बहती हुई। कौशिक की मृत्यु के बाद भूत रस्सी की शक्ति बचे हुए लोगों पर बिखर गई है। क्या रोहित और सुनीता इस नए खतरे से निपट पाएंगे और सुरक्षित रूप से भूतिया क्षेत्र से बाहर निकल पाएंगे?